नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मंदिर स्थापत्य शैलियाँ। अर्थात मंदिरों का निर्माण किस तरीके से किया जाता था, उनके रूप और प्रकार में क्या क्या डिफरेंस होता था, इसको लेकर हमारे देश में कई स्थापत्य शैलियों का विकास हुआ। उनके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे कि ये मंदिर किस तरीके से बनाए जाते थे, है ना। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि जो मंदिर शब्द है, इस मंदिर शब्द का प्रयोग सबसे पहले शतपथ ब्राह्मण में हुआ है। मंदिर शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहां पर हुआ है? शतपथ ब्राह्मण में हुआ है। इससे पता चलता है कि भारत में मंदिर निर्माण की शुरुआत काफी पहले से हो गई थी, परंतु इसका पूर्ण विकास 6वीं या 7वीं शताब्दी में हुआ। और मंदिर स्थापत्य की 3 शैलियों का विकास हुआ हमारे देश में। एक नागर शैली, जो उत्तर भारत में प्रचलित थी। उत्तर भारत में ये हिमालय पर्वत से लेकर विंध्य पर्वत के मध्य के क्षेत्र में विकसित हुई। यानी जो नागर शैली है, मंदिर स्थापत्य की जो नागर शैली है, वो कहां पर प्रचलित थी? उत्तर भारत में प्रचलित थी। और उत्तर भारत में हिमालय पर्वत से लेकर विंध्य पर्वत के बीच का जो क्षेत्र है, उस संपूर्ण क्षेत्र में यह शैली प्रचलित थी। दूसरी शैली थी द्रविड़ शैली। ये द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में प्रचलित थी और दक्षिण भारत में कृष्णा नदी के दक्षिण में जो क्षेत्र था, उस संपूर्ण क्षेत्र में यह शैली प्रचलित थी। और इस क्षेत्र में आज की डेट में दक्षिणी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। तो जो द्रविड़ शैली थी वो कृष्णा नदी के दक्षिण में कुमारी अंतरद्वीप तक का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में प्रचलित थी। और इसमें अगर हम देखें कौन कौन से राज्य आते थे, तो 3 राज्य हैं, दक्षिणी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। इन क्षेत्रों में द्रविड़ शैली प्रचलित थी। तीसरी शैली है बेसर शैली। यह बेसर शैली इन दोनों क्षेत्रों के बीच में प्रचलित थी। जैसे विंध्य पर्वत के दक्षिण में और कृष्णा नदी के उत्तर में जो क्षेत्र आता था, उस क्षेत्र में बेसर शैली प्रचलित थी। विंध्य पर्वत से कृष्णा नदी के मध्य के क्षेत्र में, यानी इन दोनों क्षेत्रों के बीच में जो शैली प्रचलित थी वो थी बेसर शैली। और ये कहां पर प्रचलित है? विंध्य पर्वत से लेके कृष्णा नदी के बीच में जो क्षेत्र था, उस क्षेत्र में ये बेसर शैली प्रचलित थी। इसमें आज की डेट में महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य आते हैं। ये 2 राज्य आते हैं इसमें, जिनमें ये बेसर शैली प्रचलित थी। अगर हम नक्शे पर देखें
तो नक्शे पर इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि ये जो उत्तर भारत है, हिमालय से लेके ये जो विंध्य पर्वत के बीच का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में नागर शैली प्रचलित थी। नागर शैली प्रचलित है। और विंध्य पर्वत से, ये जो विंध्य पर्वत है, ये विंध्य पर्वत है, इस विंध्य पर्वत से ये जो कृष्णा नदी है, इसके बीच में जो शैली प्रचलित थी वो थी बेसर शैली। बेसर शैली, ये उत्तर भारत में नागर शैली है। ये नागर शैली है। उत्तर भारत में नागर शैली प्रचलित थी। विंध्य पर्वत और कृष्णा नदी के बीच में जो शैली प्रचलित थी उसे बेसर शैली कहते हैं। और कृष्णा नदी के दक्षिण में कुमारी अंतरीप द्वीप समूह तक का जो क्षेत्र है, इसमें द्राविड़ शैली प्रचलित थी। तो ये तो बात हुई कि भारत में मंदिर निर्माण की 3 शैलियां थीं, जो नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली में विभाजित हैं। नागर शैली उत्तर भारत में चलती थी, द्राविड़ शैली दक्षिण भारत में चलती थी और बेसर शैली दक्कन भारत में यानी महाराष्ट्र और कर्नाटक में चलती थी, जिसके अंतर्गत विंध्य पर्वत और कृष्णा नदी के मध्य का क्षेत्र आता है। ये 3 शैलियां। अब हम बात करते हैं इन शैलियों की विशेषताओं की। एक एक शैली को हम डिस्कस करेंगे। पहले नागर शैली को डिस्कस करेंगे, फिर द्रविड़ शैली को डिस्कस करेंगे और उसके बाद बेसर शैली को डिस्कस करेंगे कि भाई नागर शैली की विशेषता क्या है, द्रविड़ शैली की विशेषता क्या है, बेसर शैली की विशेषता क्या है। इन सब के ऊपर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले सबसे पहले नागर शैली। नागर शैली, पहले तो आप इसका मैप देखिए। देखो, ये नागर शैली का मंदिर है। नागर शैली का इस तरीके से क्या होता था, स्ट्रक्चर होता था, ये इसकी योजना होती थी और इसके जैसे ये दिख रहा है, इसी रूप में नागर शैली के मंदिर बनाए जाते थे। देखो, इस मंदिर की क्या खासियत होती थी कि सबसे पहले तो ये जो नागर शैली के मंदिर हैं, जो नागर शैली का मंदिर होता था वो क्या होता था, एक चबूतरे पे बनाया जाता था। जैसे ये जो चबूतरा देख रहे हैं आप, नागर शैली के मंदिर की खासियत होती है कि ये चबूतरे पे बनाया जाता है। इस चबूतरे को चबूतरा मंच या पीठ या अधिष्ठान कहते हैं। ध्यान रखना कि इस चबूतरे को पीठ या अधिष्ठान भी कहा जाता है। इसको मंच भी कहते हैं, पीठ कहते हैं, अधिष्ठान भी कहते हैं और चबूतरा भी कहते हैं। तो इस पीठ या अधिष्ठान के ऊपर ही मुख्य मंदिर का निर्माण होता है, मंदिर बनाया जाता है। मंदिर के या कह लो ये जो चबूतरा है, इस चबूतरे के ऊपर एक वर्गाकार या कह लो चतुष्कोणीय गर्भगृह होता है। चतुष्कोणीय गर्भगृह होता है। चतुष्कोणीय गर्भगृह होता है। गर्भगृह का मतलब होता है कि मंदिर का वह भाग जिसमें मुख्य देवता की मूर्ति स्थापित की जाती है। यह मंदिर का मुख्य केंद्र होता है। यहीं पर जो भी धार्मिक क्रियाकलाप या पूजा पाठ की जाती है वो यहीं पर की जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें मुख्य देवता की मूर्ति स्थापित होती है। जहां पर मुख्य देवता की मूर्ति स्थापित होती है उसे गर्भगृह कहते हैं। नागर शैली की विशेषता होती है कि ये जो गर्भगृह होता है ये कैसा होता है, वर्गाकार या
चतुष्कोणीय होता है। ध्यान रखना, नागर शैली की खासियत क्या है कि इसका गर्भगृह वर्गाकार होता है, चतुष्कोणीय होता है ये जो गर्भगृह है ना। ध्यान रखना क्या कैसा होता है ये गर्भगृह, वर्गाकार। हम यहां पर लिख देते हैं ये गर्भगृह कैसा होता है, वर्गाकार, वर्गाकार गर्भगृह होता है। ये मंच हो गया, इसके ऊपर क्या होता है, ये गर्भगृह होता है। गर्भगृह कैसा होता है, वर्गाकार होता है। फिर इस गर्भगृह के ऊपर क्या होता है, एक शिखर होता है, ऐसे शिखर होता है। नागर शैली के शिखरों की विशेषता होती है कि ये ऊपर की तरफ ऐसे वक्र होता जाता है, ये वक्र होता जाता है। तो नागर शैली का जो शिखर होता है वो कैसा होता है, वक्र होता है, और इसमें ऊर्ध्वाधर ऐसे रेखाएं होती हैं, जैसे ये रेखाएं होती हैं। तो इस वजह से इसे क्या कहते हैं, रेखीय शिखर कहते हैं। ध्यान रखना, जो नागर शैली है उसका शिखर कैसा कहलाता है, रेखीय शिखर कहलाता है नागर शैली में। और इस शिखर के ऊपर सबसे ऊपर क्या होता है, एक ध्वज होता है। ध्वज के नीचे कलश होता है, और कलश के नीचे ये आमलक होता है, और ये जो क्षेत्र है इसको ग्रीवा कहते हैं। तो अगर हम इसे देखें तो ऐसे हम इसे लिख सकते हैं कि सबसे ऊपर ध्वज, ध्वज के नीचे कलश, कलश के नीचे आमलक, और सबसे नीचे ये होती है ग्रीवा। ग्रीवा यानी गर्दन, और इस ग्रीवा के नीचे ये शिखर होता है। शिखर कैसा होता है, रेखीय शिखर होता है। शिखर के नीचे गर्भगृह होता है। गर्भगृह कैसा होता है, वर्गाकार होता है या चतुष्कोणीय होता है। और एक बात याद रखना कि ये जो चबूतरा है, मंच है, और ये गर्भगृह, तो ये गर्भगृह के नीचे और चबूतरे का जो सबसे ऊपरी भाग होता है, ये जो भाग है इसको कहते हैं जगती। हम कह सकते हैं कि जो मंच का, अधिष्ठान का जो सबसे ऊपरी भाग होता है, जो गर्भगृह को टच कर रहा है, इसको क्या कहते हैं, जगती कहते हैं। और ये जो होती हैं ये सीढ़ियाँ होती हैं, ये दोनों तरफ सीढ़ियाँ बनी होती हैं, ऐसे ये सीढ़ियाँ होती हैं। फिर इस गर्भगृह के सामने कई मंडप होते हैं, जैसे एक मंडप ये है, एक मंडप ये है, ये एक मंडप ये है। कई मंडप हो सकते हैं, और भी मंडप हो सकते हैं। कई मंदिरों में चार चार पाँच पाँच मंडप मिलते हैं। तो इस मंडप को क्या कहते हैं, महामंडप कहते हैं, महामंडप कहते हैं। इसको मंडप कहते हैं, इसको अर्धमंडप कहते हैं, अर्धमंडप कहते हैं। अगर और भी कोई मंडप है तो जैसे नृत्य मंडप हो गया या किसी और प्रकार का मंडप हो गया, इस तरीके से वो मंडप होता है। तो नागर शैली की मुख्य विशेषताएं हमने डिस्कस कर ली। एक बार फिर हम इनको रिपीट कर लेते हैं कि भाई नागर शैली की क्या विशेषताएं। नागर शैली की सबसे पहली विशेषता तो ये होती है कि ये एक चबूतरे पे बना होता है। चबूतरे को पीठ या अधिष्ठान कहते हैं। चबूतरे के ऊपर वर्गाकार गर्भगृह होता है। गर्भगृह में मुख्य देवता की मूर्ति होती है जिसकी पूजा की जाती है। गर्भगृह के ऊपर रेखीय शिखर होता है। शिखर के सबसे ऊपर ध्वज होता है। ध्वज के नीचे कलश होता है। कलश के नीचे आमलक होता है और आमलक के नीचे ग्रीवा होती है। इस गर्भगृह के सामने मंडप होता है। मंडप एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं या और ज्यादा हो सकते हैं। मंडप का मतलब है कि मंदिर का वह भाग या कह लो ये मंदिर का मुख्य कक्ष होता है जिसमें भक्तगण एकत्रित होते हैं। जैसे कोई कीर्तन, भजन या कोई भी धार्मिक क्रियाकलाप वगैरह किया जा रहा है तो भक्तगण यहाँ पर बैठकर उस क्रियाकलाप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या उसको देखते हैं, है ना। तो मंडप क्या होता है, गर्भगृह के सामने होता है। गर्भगृह के सामने जो मुख्य कक्ष होता है वो होता है जहाँ पर भक्तगण एकत्रित हो सकते हैं। और ये जो मंडप है, ये मंडप क्या होता है,
खम्भों पर टिका हुआ होता है, पिलर पर टिका हुआ होता है, और इस मंदिर को चारों तरफ से बाहरी दीवारों को क्या किया जाता है, आले या ताके बनाकर मूर्तियों से, नक्काशियों से सजाया जाता है। तो ये नागर शैली की मुख्य विशेषता है। अब हम नागर शैली की कुछ और बातों पर भी डिस्कस कर लेते हैं, जो फैक्चुअल बातें हैं, जिससे कई बार क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन तो खैर उनसे भी बनता है, नागर शैली की विशेषताओं से भी बनता है, परंतु कुछ फैक्चुअल बातें उनको और हम डिस्कस कर लेते हैं। विशेषताएं तो हम डिस्कस कर चुके हैं। नागर शैली की विशेषताएं क्या है, मुझे उम्मीद है आप लोग समझ चुके होंगे, क्लियरली ढंग से समझ गए होंगे कि नागर शैली का मंदिर क्या होता है। अब हम कुछ फैक्चुअल बात करते हैं। देखो, नागर शैली के कुछ मंदिर पंचायतन शैली में भी बने हैं। पंचायतन शैली में ध्यान रखना, नागर शैली के कुछ मंदिर क्या है, पंचायतन शैली में बने हुए हैं। पंचायतन शैली का मतलब क्या होता है कि इसमें बीच में तो मुख्य देवता का मंदिर होता है, और इस मुख्य मंदिर के चार कोनों पर छोटे छोटे अन्य मंदिर होते हैं। तो कुल मिला के ये 5 मंदिर होते हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, पंचायतन शैली हुआ। मुख्य देवता जैसे अगर हम देख लें कि भाई यहाँ पर ये शिव मुख्य देवता है, तो मुख्य देवता का मंदिर सबसे बीच में बनेगा। फिर जो गौड़ देवता है, जैसे यहाँ पार्वती का मंदिर बना दिया, यहाँ गणेश का मंदिर बना दिया, यहाँ कार्तिकेय का मंदिर बना दिया, यहाँ नंदी का मंदिर बना दिया, है ना। तो ऐसे ये 5 मंदिर हुए, और 5 मंदिरों की वजह से ये क्या कहलाया, पंचायतन शैली हुआ। ये देखो, ऐसे भी हो सकता है कि अगर मुख्य मंदिर अगर विष्णु का है, जैसे विष्णु का है, विष्णु का है मुख्य मंदिर, तो इसमें जो 4 मंदिर बनेंगे वो कैसे बनेंगे, यहां लक्ष्मी का मंदिर बना दिया, यहां पर गरुड़ यानी जो भगवान विष्णु का वाहन है उनका बना दिया, फिर विष्णु से जुड़े कुछ अवतारों का किसी का बना दिया, जैसे श्री कृष्ण का बना दिया, या यहाँ पर बलराम का बना दिया, या राम लक्ष्मण का बना दिया, ऐसे बना दिया। तो ये शिव के रूप में, या विष्णु के रूप में, या किसी अन्य रूप में। कहने का मतलब होता है इसमें कि जो बीच में वो मंदिर होता है वो तो होता है मुख्य देवता का मंदिर, और जो 4 कोनों पे जो मंदिर बनते हैं वो उस देवता से रिलेटेड गौड़ देवता होते हैं। तो इस शैली को क्या कहते हैं, पंचायतन शैली कहते हैं। नागर शैली के पंचायतन शैली में बने कई मंदिर हैं, जिनके प्रमुख उदाहरण हैं। अगर हम कहें कि नागर शैली के ऐसे कौन से मंदिर हैं जो पंचायतन शैली में बने हुए हैं, तो सबसे प्रमुख, सबसे इंपॉर्टेंट मंदिर है दशावतार मंदिर। दशावतार मंदिर, ये दशावतार मंदिर विष्णु का मंदिर है, और कहां पर है ये उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में एक जगह है देवगढ़, वहां पर बना हुआ है। दूसरा मंदिर है कंदरिया महादेव। कंदरिया महादेव ये भी पंचायतन शैली में है, नागर शैली का मंदिर है और पंचायतन शैली में बना हुआ है। कहाँ पर है ये, मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में ये कहाँ पर है, खजुराहो में। मध्य प्रदेश के खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर है। तीसरा मंदिर है लिंगराज मंदिर। चौथा है ब्रह्मेश्वर मंदिर।
ये दोनों मंदिर ही कहां पर हैं? उड़ीसा में। और भी मंदिर हैं जो पंचैतन शैली में, नागर शैली के ऐसे बहुत से मंदिर हैं जो पंचैतन शैली में बने हैं, परंतु 4 ये इंपॉर्टेंट हैं: दशावतार मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, लिंगराज मंदिर और ब्रह्मेश्वर मंदिर। ये चारों मंदिर क्या हैं? पंचैतन शैली में बने हैं और ये नागर शैली के मंदिर हैं। अब देखो एक और बात करते हैं कि नागर शैली की जो मुख्य विशेषता है वो कैसी है, कि इसका जो शिखर है वो कैसा है? रेखीय शिखर है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का वो कौन सा मंदिर है जिस पर रेखीय शिखर या शिखर की शुरुआत हुई है? भारत का वो कौन सा मंदिर है जिस पर शिखर बना हुआ है, या कह सकते हैं हम कि भारत का पहला शिखर युक्त मंदिर कौन सा है? तो भारत का पहला शिखर युक्त मंदिर देवगढ़ वही उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। याद रखना दोस्तों कि भारत का पहला शिखर युक्त मंदिर कौन सा है? भारत का पहला शिखर युक्त मंदिर है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। यहां पर भारत में क्या होती है? शिखर युक्त मंदिरों के निर्माण की शुरुआत होती है, और ये नागर शैली का पहला ऐसा मंदिर है, या कह लो पूरे भारत का पहला ऐसा मंदिर है जिस पर शिखर बना था, है ना। और इसका जो शिखर है वो 12 मीटर ऊंचा है। तो ये भारत का पहला शिखर युक्त मंदिर है, इसका शिखर 12 मीटर ऊंचा है। इस मंदिर की एक और खासियत है कि इस मंदिर की दीवारों पर रामायण और पौराणिक कथाओं को उत्कीर्णित किया गया है। तो ये पहला, या कह लो भारत में पहला ऐसा स्थापत्य शिल्प है जिस पर रामायण या पौराणिक कहानियों को उत्कीर्णित किया गया है। यह भारत का पहला मंदिर कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं पहली ऐसी इमारत। सिर्फ मंदिर ही नहीं, अगर हम ओवरऑल भी देखें कि सभी इमारतों को देखें तो सभी इमारतों में ये पहली ऐसी इमारत है जिस पर पौराणिक और रामायण की कहानियों को उत्कीर्णित किया गया था। मंदिर या कह लो इमारत, ये भारत का पहला मंदिर है, ये भारत की पहली इमारत है जिस पर रामायण और पौराणिक कहानियों को उत्कीर्णित किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का वो कौन सा मंदिर है या भारत की वो पहली कौन सी इमारत है जिस पर रामायण और पौराणिक कहानियों को उत्कीर्णित किया गया है। तो ये दशावतार मंदिर है। दशावतार मंदिर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में एक जगह है देवगढ़, वहां पर है। और यह भारत का पहला शिखर युक्त मंदिर भी है, और इसका शिखर काफी बड़ा है, काफी ऊंचा है, और ये 12 मीटर ऊंचा है, लगभग 40-42 फीट ऊंचा शिखर है इसका, है ना। अगली देखो, एक और बात ध्यान रखना कि जो दशावतार मंदिर है ये गुप्त काल में बना है, या कह सकते हैं जो दशावतार मंदिर है, दशावतार मंदिर 6ठी शताब्दी में, 6ठी शताब्दी में
या कह लो इस समय भारत में किसका शासन था? गुप्त शासन काल था, गुप्त काल है ये। तो दशावतार मंदिर का निर्माण कब हुआ है? गुप्त काल में हुआ है, 6वीं शताब्दी में हुआ है। दशावतार मंदिर कब बना हुआ है? गुप्त काल में बना हुआ है, 6वीं शताब्दी का बना हुआ है। गुप्त काल में ही एक और मंदिर बना था, वो है भीतरगाम का मंदिर। भीतर गांव का मंदिर, ये मंदिर भी कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में एक जिला है कानपुर, वहां पर है। इस मंदिर की खासियत क्या है कि ये मंदिर ईंट का बना हुआ है। ये मंदिर किससे है? ईंट से निर्मित है। ध्यान रखना, दशावतार मंदिर पत्थर से निर्मित है, जबकि भीतरगांव का मंदिर कब किससे बना हुआ है? ईंट से निर्मित है। ये दोनों ही मंदिर गुप्त काल के हैं। दशावतार मंदिर भी गुप्त काल का है, भीतरगांव का मंदिर भी गुप्त काल का है, परंतु डिफरेंस क्या है कि दशावतार मंदिर पत्थर का बना हुआ है और भीतरगांव का मंदिर ईंट से बना हुआ है। और इस मंदिर की एक और खासियत है कि इस मंदिर में पहली बार पूरे इंडिया में पहली बार वास्तविक तोरण या मेहराब का उपयोग किया गया है। दशावतार मंदिर तो पहला ऐसा मंदिर है जिस पर शिखर था। भीतरगाम का मंदिर पहला ऐसा मंदिर है जिसमें तोरण या मेहराब का यूज हुआ है। इस मंदिर को बनाने में मेहराब का यूज हुआ है। तो ये इन दोनों मंदिरों की खासियत हो गई। ये दोनों मंदिर नागर शैली के हैं और दोनों मंदिरों का निर्माण कब हुआ है? गुप्त काल में हुआ है, या कह सकते हैं 6वीं शताब्दी में हुआ है। गुप्त काल का उत्तरार्ध चल रहा है। गुप्त काल के उत्तरार्ध में इन मंदिरों का निर्माण हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि जो नागर शैली है, उस नागर शैली का विकास 6वीं शताब्दी तक भारत में हो गया था। नागर शैली 6वीं शताब्दी तक भारत में विकसित हो चुकी थी। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, ये तो हुई नागर शैली की विशेषताएं, नागर शैली से जुड़े हुए फैक्ट हो गए। अब अगली जो शैली है वो है द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली मंदिर स्थापत्य की दूसरी शैली कौन सी है? द्रविड़ शैली है। अब इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आप इसका नक्शा देखिए। देखो, ये द्रविड़ शैली का मंदिर है। द्रविड़ शैली का जो मंदिर होता है उसका आकार, उसका जो विन्यास होता है वो इस तरीके का होता है। द्रविड़ शैली की जो खासियत है वो क्या होती है कि ये मंदिर सीधे जमीन पर बनाया जाता है। सीधे जमीन पर बनाया जाता है। जैसे नागर शैली का मंदिर तो क्या होता है, एक चबूतरे पे बनाया जाता है। ये मंदिर यानी द्रविड़ शैली का जो मंदिर होता है वो सीधे जमीन पर बनाया जाता है, यानी इसमें किसी चबूतरे का यूज नहीं किया जाता है। ध्यान रखना, द्रविड़ शैली की खासियत क्या होती है कि ये सीधे सीधे जमीन पर बनाया जाता है, जबकि नागर शैली की खासियत क्या होती है, वो एक चबूतरे पर बनाया जाता है। दूसरी बात कि इसका जो गर्भगृह होता है वो क्या होता है, आयताकार होता है। ये गर्भगृह क्या होता है, आयताकार होता है, जबकि नागर शैली का जो गर्भगृह होता है वो कैसा होता है, वर्गाकार होता है, चतुष्कोणीय होता है।
अब इस गर्भगृह के ऊपर जो शिखर होता है, एक बात याद रखना कि दक्षिण भारत में या जो द्रविड़ शैली है, द्रविड़ शैली में शिखर को विमान कहते हैं, विमान। उत्तर भारत में जिसे शिखर कहा जाता है उसको दक्षिण भारत में विमान कहा जाता है। और इसमें यानी दक्षिण भारत में या जो द्रविड़ शैली है, द्रविड़ शैली में क्या होता है, विमान के ऊपर जो सबसे ऊपर जो संरचना होती है, ये इसको स्तूपिका कहते हैं, इसके लिए शिखर शब्द आता है। यानी दक्षिण भारत वो उत्तर भारत में यानी नागर शैली में जिसको शिखर कहा जाता है उसे द्रविड़ शैली में विमान कहा जाता है। और उत्तर भारत में शिखर के ऊपर जो सबसे ऊपर जो हिस्सा होता है जिसमें ध्वज, कलश, आमलक, ग्रीवा होती है, उस चीज को दक्षिण भारत में यानी द्रविड़ शैली में शिखर कहा जाता है। देखो मैं एक बार फिर बता रहा हूं, दोबारा बता रहा हूं कि नागर शैली में जिसे शिखर कहा जाता है उसे द्रविड़ शैली में विमान कहा जाता है। और नागर शैली में जो ध्वज, कलश, आमलक और ग्रीवा होती है उसको द्रविड़ शैली में शिखर कहा जाता है ना। इसका जो शिखर होता है, इस या जो विमान होता है, इस विमान की एक खासियत होती है कि ये विमान कैसा होता है, पिरामिडनुमा होता है, पिरामिडनुमा होता है। यानी ये नीचे से ऊपर तक जाते जाते क्या होता है, सकरा होता जाता है, छोटा होता जाता है, चौड़ाई कम होती जाती है। तो इस विमान की या जो शिखर है इसकी क्या होती है खासियत कि ये मंजिल नुमा बन जाता है, एक के ऊपर एक मंजिल होती है। और जैसे जैसे ऊपर मंजिल बनती जाती है वो मंजिल कैसी होती जाती है, सक्रिय होती जाती है, कम चौड़ी होती जाती है और ऊपर जाकर ये क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। तो जो द्रविड़ शैली का शिखर है जिसे विमान कहा जाता है, ये कैसा होता है, पिरामिडनुमा होता है। ये कैसा होता है, पिरामिडनुमा होता है। नागर शैली का शिखर कैसा होता है, रेखीय शिखर होता है। द्रविड़ शैली का शिखर कैसा होता है, पिरामिडनुमा होता है। और ध्यान रखना द्रविड़ शैली में शिखर को विमान कहा जाता है। द्रविड़ शैली में शिखर शब्द यूज होता है परंतु किसके लिए होता है कि ऊपर शिखर के ऊपर या जो विमान है, विमान के ऊपर का जो हिस्सा है इसके लिए शिखर यूज होता है। इसको स्तूपिका भी कहते हैं, इसे स्तूपिका भी कहते हैं। ये स्तूपिका गोलाकार हो सकती है, अर्धगोलाकार हो सकती है, अष्टभुजी हो सकती है ना। इस तरीके की ये स्तूपिका होती है। इस स्तूपिका को ही द्रविड़ शैली में शिखर कहते हैं, या तो स्तूपिका या शिखर, है ना। ध्यान रखना नागर शैली में जिसे शिखर कहा जाता है उस चीज को द्रविड़ शैली में विमान कहा जाता है। और इस विमान के ऊपर जो सबसे ऊपरी हिस्सा है जो स्तूपिका है उसको शिखर कहा जाता है। ये द्रविड़ शैली की खासियत होती है। और फिर इस गर्भगृह के सामने क्या होता है, मंडप होता है। यहां पर भी मंडप कई हो सकते हैं, एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, है ना, और भी हो सकते हैं। फिर मंडप के सामने मुख्य देवता की सवारी होती है। जैसे ये शिव का मंदिर है तो यहाँ पर ये शिव की जो सवारी है वो क्या है, नंदी है। तो यहाँ पर ये नंदी का निर्माण होता है। फिर इस मंदिर के चारों ओर एक चार दीवारी होती है, उसमें एक जगह पर ऐसे ये दरवाजा होता है जिसको क्या कहते हैं, गोपुरम कहते हैं, गोपुरम कहते हैं। ध्यान रखना गोपुरम का अर्थ क्या है कि द्रविड़ शैली के मंदिरों का जो दरवाजा होता था उस दरवाजे को ही क्या कहते थे, गोपुरम कहते थे। गोपुरम ये क्या होता है, मुख्य दरवाजा होता है। उस मुख्य दरवाजे को ही क्या कहा जाता है, द्रविड़ शैली में गोपुरम कहते हैं। ध्यान रखना। तो द्रविड़ शैली के मंदिरों की खासियत क्या है कि एक तो ये सीधे जमीन पे बनाया जाता है,
फिर उसके ऊपर जो गर्भगृह होता है वो आयताकार गर्भगृह होता है, ध्यान रखना इसको, आयताकार गर्भगृह। इस आयताकार गर्भगृह के ऊपर प्रामाण्यनुमा शिखर या विमान होता है। इस विमान के ऊपर एक स्तूपिका होती है जिसे शिखर कहा जाता है। गर्भगृह के सामने मंडप होते हैं, एक मंडप हो सकता है, 2 मंडप हो सकते हैं, 3 या 4 भी मंडप हो सकते हैं। मंडप के सामने मुख्य देवता की सवारी होती है, वाहन होता है, जैसे यहाँ पर ये नंदी है। और 4 दीवारी में एक जगह पे क्या होता है, एक भव्य दरवाजा होता है, मुख्य दरवाजा होता है, जिसे क्या कहते हैं, गोपुरम कहते हैं। ध्यान रखना, गोपुरम क्या है, दरवाजा है। द्राविड़ शैली के मंदिरों का जो दरवाजा होता है वो गोपुरम कहलाता है। अब देखो, अब द्रविड़ शैली में एक और खासियत होती है कि जो पूरा मंदिर परिसर होता है वो क्या होता है, एक 4 दीवारी से कवर होता है। ध्यान रखना, नागर शैली में इस तरीके की 4 दीवारी नहीं मिलती है, जबकि द्रविड़ शैली में क्या होता है, ये 4 दीवारी मिलती है। इस 4 दीवारी में जैसे ये मुख्य मंदिर है, जैसे ये मंदिर है, ये मंदिर है, इस मंदिर में क्या है, जैसे ऐसे और भी देवालय बना दिए जाते हैं। यहां पर ये देवालय बना दिया, ये बना दिया, इधर ये देवालय बना दिए। तो 4 दीवारी के अंदर मुख्य मंदिर के अलावा और भी मंदिर बनाए जाते हैं। और सबसे बड़ी खासियत क्या होती है द्रविड़ शैली में, कि द्रविड़ शैली में इस 4 दीवारी के बीच में कोई जलाशय अवश्य होगा, जलाशय या तालाब। ध्यान रखना, नागर शैली में ना तो ये 4 दीवारी होती है, ना इस तरीके से ये देवालय होते हैं, और ना ही ये जलाशय और तालाब होता है। ना द्राविड़ शैली की ये खासियत होती है कि पूरा मंदिर परिसर क्या हुआ, एक 4 दीवारी से कवर होगा। ये क्या है, 4 दीवारी है, 4 दीवारी से कवर होता है। और इस 4 दीवारी में एक जगह पर जलाशय या तालाब अवश्य होगा। ये द्रविड़ शैली की खासियत होती है। तो ये द्रविड़ शैली की विशेषता है। द्रविड़ शैली की क्या क्या विशेषता है, कि पहले तो मंदिर क्या होता है, जमीन पे बनता है। मंदिर 4 दीवारी से कवर होता है। 4 दीवारी में एक जगह पर दरवाजा होगा, उस दरवाजे को गोपुरम कहते हैं। 4 दीवारी के अंदर एक जलाशय होगा या तालाब होगा। मंदिर का जो गर्भगृह होता है वो आयताकार होता है। गर्भगृह के ऊपर जो विमान होता है वो प्रामाण्यनुमा होता है। विमान का जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है वो क्या कहलाता है, शिखर कहलाता है। तो ये द्रविड़ शैली की विशेषता है। अब हम आगे बात करते हैं बेसर शैली के बारे में। बेसर शैली, मंदिर स्थापित की तीसरी शैली है बेसर शैली। बेसर शब्द का अर्थ होता है खच्चर। तो नाम से पता चल रहा है कि ये क्या शैली है, मिली जुली शैली है, इसलिए इसका नाम पड़ा बेसर। बेसर का अर्थ होता है खच्चर, है ना। जैसे खच्चर जो होता है वो क्या होता है, गधे और घोड़े का मिक्सअप होता है। ऐसे ही जो बेसर शैली है, ये बेसर शैली भी क्या है, एक संकर शैली है, संकर शैली है। और ये संकर शैली किससे बनी है, इसमें नागर शैली और द्राविड़ शैली, इन दोनों के ही तत्व होते हैं, इन दोनों की ही विशेषताएं होती हैं, इसलिए इस शैली का नाम पड़ा है बेसर। बेसर यानी खच्चर शैली, या कह लो संकर शैली, है ना। संकर शैली यानी इसमें नागर शैली और द्राविड़ शैली दोनों की विशेषताएं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, बेसर शैली कहते हैं, और इसे संकर शैली भी कहते हैं। इस शैली का विकास महाराष्ट्र और कर्नाटक में हुआ था, यानी विंध्य पर्वत से लेके
कृष्णा नदी के बीच में जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में इस शैली का विकास हुआ था, इसलिए इस शैली को दक्कन शैली भी कहते हैं। ध्यान रखना, बेसर शैली को दक्कन शैली भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका विकास कहां पर हुआ? दक्कन भारत में हुआ है, इसलिए इस शैली को क्या कहते हैं? दक्कन शैली भी कहते हैं। इस शैली के जो मंदिर हैं उन मंदिरों का निर्माण मुख्यतः चालुक्य शासक, चालुक्य या कह लो जो कल्याणी के चालुक्य हैं, कल्याणी के चालुक्य, इनको पश्चिमी चालुक्य भी कहते हैं। बेसर शैली के मंदिरों का निर्माण मुख्यतः कल्याणी के चालुक्य शासकों के शासनकाल में और होयसल, द्वार समुद्र के होयसल शासकों के शासनकाल में हुआ था। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो बेसर शैली के मंदिर हैं उन मंदिरों का निर्माण मुख्यतः किन राजवंशों के शासनकाल में हुआ है? तो आंसर होगा कल्याणी के चालुक्य और होयसल शासकों के समय इन मंदिरों का निर्माण हुआ है या इस शैली के मंदिरों का निर्माण हुआ है। इसी वजह से एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है एडम हार्डी। एडम हार्डी, एडम हार्डी ने जो बेसर शैली के चालुक्य शासकों के शासनकाल में जो मंदिर बने हैं, चालुक्य मंदिरों को क्या कहा गया है? क्या कहा है? चालुक्य मंदिरों को एडम हार्डी ने कर्नाट द्राविड़ शैली नाम दिया है। ध्यान रखना, चालुक्य जो मंदिर हैं, चालुक्य शासकों के जो मंदिर बने हैं, हालांकि हैं ये बेसर शैली में, है ना, वैसे तो इनको बेसर शैली ही कहते हैं, परंतु एक इतिहासकार है एडम हार्डी, एडम हार्डी ने इनको क्या नाम दिया है? कर्नाट द्राविड़ शैली। तो कर्नाट द्राविड़ शैली भी क्या है? ये बेसर शैली है, और इस बेसर शैली का जो विकास हुआ है या कह लो जो कर्नाट द्राविड़ शैली है, इसका विकास चालुक्य शासकों के दौरान हुआ था, इनके शासनकाल में हुआ था, और एडम हार्डी ने ये शब्द दिया कर्नाट द्राविड़ शैली। अब हम बात करते हैं इस शैली की विशेषताओं की। तो जो बेसर शैली होती है, इस बेसर शैली के मंदिरों की विशेषता क्या होती है? तो विशेषता ये होती है कि इसमें मुख्यतः बेसर शैली में जो मुख्य जोर होता है, मुख्य जो ध्यान दिया जाता है वो विमान, विमान यानी शिखर। ध्यान रखना, शिखर और विमान एक ही मतलब है। शिखर नागर शैली में कहा जाता है, विमान द्राविड़ शैली में कहा जाता है। गर्भगृह के ऊपर होता है ना, मंडप के ऊपर भी होता है ये विमान और शिखर। तो जो बेसर शैली है उसमें मुख्य जोर विमान और शिखर और मंडप पे दिया जाता है। यानी बेसर शैली के जो मंदिर होते हैं उनमें मुख्य जोर, मुख्य ध्यान किस पे दिया जाता है? विमान या शिखर और मंडप पे दिया जाता है। दूसरी खासियत इनकी क्या होती है कि मंदिर की दीवारों, छतों और खंभों, पिलर, खंभों को
बारीक नक्काशी से सजाया जाता है। द्रविड़ शैली के मंदिरों की विशेषता क्या होती है? मुख्य जो विमान या शिखर और मंडप पे दिया जाता है, फिर इसकी दीवारों, छतों और खंभों को बारीक नक्काशी से सजाया जाता है। बहुत ही शानदार नक्काशी की जाती है। इस शैली में अगर हम देखें कि भाई बेसर शैली के द्राविड़ शैली के कौन से गुण हैं, नागर शैली के कौन से गुण हैं, तो इसके बारे में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं किया जाता है। हालांकि ये दोनों यानी नागर शैली और द्रविड़ शैली का मिश्रण है, परंतु उस मिश्रण का कोई निश्चित अनुपात नहीं है। कई मंदिरों में ऐसा होता है कि शिखर द्रविड़ शैली का बना दिया जाता है, कई मंदिरों में ऐसा होता है कि शिखर नागर शैली का बना दिया जाता है, गर्भगृह द्रविड़ शैली का होता है या नागर शैली का होता है ना। तो इसकी यानी इसकी जो क्या कहते हैं, जो मिश्रण होता है नागर शैली और द्रविड़ शैली का जो मिश्रण होता है, उस मिश्रण का कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है ना। परंतु मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि जो बेसर शैली होती है वो विन्यास या कह लो योजना में द्राविड़ शैली के समान होती है। बेसर शैली के जो मंदिर होते हैं वो विन्यास या योजना में कैसे होते हैं? द्रविड़ शैली के समान होते हैं, जबकि रूप या आकार में कैसे होते हैं? नागर शैली के समान होते हैं। नागर शैली के समान होते हैं। अगर हम देखें तो एक और देख सकते हैं इनमें रूप होता है कि जैसे नागर शैली का जो मंदिर होता है, नागर शैली की खासियत होती है कि ये कैसी होती है? चतुष्कोणीय होती है। नागर शैली कैसी होती है? चतुष्कोणीय होती है। द्रविड़ शैली कैसी होती है? द्रविड़ शैली कैसी होती है? अष्टभुजी होती है। अष्टभुजी होती है या बहुभुजी होती है। नागर शैली कैसी है? चतुष्कोणीय है। द्रविड़ शैली क्या है? अष्टभुजी है। जबकि बेसर शैली कैसी होती है? अर्धगोलाकार होती है। अर्धगोलाकार होती है। डिफरेंस ये है तीनों में अगर देखें तो नागर शैली चतुष्कोणीय होती है, द्रविड़ शैली अष्टभुजी होती है और बेसर शैली कैसी होती है? अर्धगोलाकार होती है। ये इनमें डिफरेंस होता है। अब देखो हम देख लेते हैं कि भाई इसका जो विन्यास होता है वो कैसा होता है कि जो बेसर शैली है उस बेसर शैली के मंदिर कैसे होते हैं। बेसर शैली में क्या होता है? या तो जमीन पे ही मंदिर बना दिया जाता है या चबूतरे पे भी मंदिर बन सकता है ना। तो हम सीधा यहाँ पे जमीन पे मंदिर बना रहे हैं। इसमें जैसे ये क्या होता है? ये गर्भगृह है, गर्भगृह है। गर्भगृह में क्या है? मुख्य देवता की मूर्ति होती है। गर्भगृह के ऊपर जो शिखर होता है वो शिखर क्या है? ऐसे ढोलाकार होता है। देखो ध्यान रखना कि नागर शैली का शिखर तो क्या होता है? वक्राकार होता है। द्राविड़ शैली का जो शिखर होता है वो पिरामिडनुमा होता है। परंतु जो बेसर शैली होती है, बेसर शैली का जो शिखर होता है वो कैसा होता है? ढोलाकार होता है, यानी ढोलक जैसा होता है, ढोलाकार शिखर होता है। इस शिखर के ऊपर ऐसे एक स्तूपिका बनाई जाती है जो कि द्रविड़ शैली से प्रेरित है। स्तूपिका होती है अर्धगोलाकार या गोलाकार, ऐसी एक स्तूपिका होती है जो शिखर के सबसे ऊपर होती है। इस गर्भगृह के सामने ये मंडप
बना दिए जाते हैं। मंडप एक हो सकता है, दो हो सकते हैं और भी हो सकते हैं ना। जैसे ये महामंडप हो गया, ये मंडप हो गया और ये अर्धमंडप हो गया, इस तरीके। तो ये जो वेसर शैली के मंदिर होते हैं, इस वेसर शैली के मंदिरों की खासियत क्या होती है कि इसका जो शिखर होता है वो ढोलाकार होता है और शिखर के ऊपर एक स्तूपिका होती है और इस गर्भगृह के सामने ये मंडप होते हैं। मंडप कई हो सकते हैं, एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं और भी हो सकते हैं, है ना। तो ऐसे ये मंडप। ये बेसर शैली के मंदिरों की जो एक और खासियत है वो होयसल शासकों के मंदिरों में दिखाई देती है। वो खासियत क्या होती है कि होयसल शासकों के जो मंदिर हैं, आपको मैं पहले चित्र दिखाता हूं। ये होयसल शासकों द्वारा बनाया गया मंदिर है। ये होयसलेश्वर का मंदिर है, होयसलेश्वर मंदिर है। इस मंदिर में क्या खासियत है कि आप देखोगे जो आधार है, इस आधार में क्या है कि ये कोण निकले हुए हैं। ये कोण निकले हुए हैं, ये कोण निकले हुए हैं। आप देख रहे हो कि ऐसे ये क्या है कि ये मंदिर में क्या है, ये कोण निकले हुए हैं। इसके चबूतरे में ये कोण निकले हुए हैं। आप देखो ये इस तरीके से ये कोण निकले हुए हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये पूरा मंदिर क्या होता है, कोण बनने से क्या होता है, एक तारे जैसा लगता है। तो जो होयसल शासक हैं, उन होयसल शासकों के मंदिरों की खासियत क्या है कि ये मंदिर कई जगह पे कोणों बने हुए हैं। इसमें मंदिर की जो चबूतरा है या मंदिर का जो शिखर है उसमें क्या है कि कोण निकले हुए हैं। उन कोणों की वजह से क्या है कि ये मंदिर एक तारे जैसे संरचना लगती है, तारा जैसा लगता है, इसलिए इसे तारकीय योजना कहते हैं, तारकीय योजना। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस शासक राजवंश के मंदिरों का निर्माण तारकीय योजना पर हुआ है, तो वो होयसल शासकों के मंदिरों का निर्माण हुआ है। हालांकि है ये बेसर शैली, परंतु इसकी खासियत क्या है कि इसमें ये कोण निकले हुए हैं और इन कोणों की वजह से क्या है कि ये मंदिर क्या हो जाते हैं, तारे जैसे दिखाई देते हैं, इसलिए इसे तारकीय योजना कहते हैं। और ये तारकीय योजना के मंदिर किस राजवंश के शासनकाल में बने हैं, होयसल शासकों के शासनकाल में बने हुए हैं, ध्यान रखना। ये तो हम यहां पर नोट कर लेते हैं कि जो बेसर शैली के मंदिर हैं वे मंदिर होयसल शासकों के शासनकाल में एक विशेष योजना पर बने हैं, एक विशेष तरीके से बने हुए हैं। तो वो तरीका क्या है कि मंदिर में क्या है, बाहर की ओर कोण निकले हुए हैं, जिससे मंदिर तारे जैसा दिखाई देता है।
यानी होयसल राजवंश के शासन में जो मंदिर बने हैं, बेसर शैली के जो मंदिर बने हैं, उन मंदिरों की खासियत क्या है कि ये मंदिरों में कोण निकले हुए हैं। कोण निकलने से क्या है कि मंदिर इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, ऐसे क्या है, तारे जैसा दिखाई देता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, तारकीय योजना या तारकीय योजना पर बने हुए मंदिर कहा जाता है ना, तारकीय योजना के मंदिर। अगर क्वेश्चन बन जाए या पूछ ले आपसे कि किस शासन काल में, किस राजवंश के शासन काल में तारकीय योजना के मंदिर बने हैं या तारे जैसे मंदिर बने हैं, तो होयसल शासकों के शासन काल में ये तारे जैसे मंदिर बने हुए हैं, है ना। तो ये जो द्रविड़ शैली है, इस द्रविड़ शैली की हम विशेषताओं का अध्ययन कर चुके हैं, किस तरीके की इनकी क्या विशेषताएं, नागर शैली की विशेषताएं क्या हैं, द्रविड़ शैली की विशेषताएं क्या हैं, है ना। ये मैंने पूरा डिस्कस कर दिया है और उम्मीद करता हूं कि आप इस लेक्चर के बाद द्रविड़ शैली, नागर शैली और बेसर शैली में डिफरेंस करना सीख गए होंगे। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि द्रविड़ शैली क्या होती है, नागर शैली क्या होती है। अब हम एक और बात डिस्कस कर लेते हैं कि जो मंदिर होता है, मंदिर के मुख्य अंग क्या होते हैं, इस पर भी कई बार क्वेश्चन बन जाता है, तो इस पर हम बात कर लेते हैं। मंदिर के मुख्य अंग, मंदिर के मुख्य अंग। वैसे तो देखो आपकी समझ में आ गया होगा कि भाई मंदिर के मुख्य अंग कौन कौन से होते हैं, जैसे गर्भगृह, शिखर है ना, ये इसके मुख्य अंग होते हैं। परंतु एक बार फिर हम इनको डिस्कस कर लेते हैं कि भाई मंदिर के मुख्य अंग कौन कौन से होते हैं। मंदिर के मुख्य अंग 4 होते हैं। पहला गर्भगृह, गर्भगृह। गर्भगृह क्या होता है, गर्भगृह में क्या होता है, मुख्य देवता, मुख्य देवता या इसे अधिष्ठाता देवता भी कहते हैं, अधिष्ठाता देवता। गर्भगृह में क्या होता है, मुख्य देवता यानी अधिष्ठाता देवता की मूर्ति होती है। गर्भगृह में मुख्य देवता की मूर्ति होती है और यही क्या होता है, यही स्थान क्या होता है, पूजा, यही स्थान पूजा पाठ या कह लो धार्मिक क्रियाकलाप का मुख्य केंद्र होता है। तो गर्भगृह क्या होता है, गर्भगृह मुख्य देवता का स्थान होता है। यहां पर मुख्य देवता यानी अधिष्ठाता देवता की मूर्ति स्थापित होती है और यही स्थान क्या होता है, पूजा पाठ और धार्मिक क्रियाकलाप का मुख्य केंद्र होता है ना। और गर्भगृह 3 प्रकार के होते हैं। गर्भगृह के भी प्रकार देखें तो गर्भगृह 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार होता है संधर, संधर किस्म। संधर किस्म का जो गर्भगृह होता है, इसकी खासियत क्या होती है कि इसमें प्रदक्षिणा पथ होता है, यानी ऐसा गर्भगृह जिसमें परिक्रमा पक्ष होता है, प्रदक्षिणा पथ होता है, उसको कहते हैं संधर किस्म का। दूसरा होता है निरंधर किस्म का, निरंधर किस्म। इसमें क्या होता है, इसमें प्रदक्षिणा पथ नहीं होता है, पथ नहीं होता है। यानी संधर किस्म में तो क्या होता है, प्रदक्षिणा पथ होता है, निरंतर किस्म में प्रदक्षिणा पथ नहीं होता है। और तीसरा होता है सर्वतोभद्र,
सर्वतोभद्र। सर्वतोभद्र वाला जो गर्भगृह होता है उसमें क्या होता है, इसमें चारों तरफ से प्रवेश किया जा सकता है। तो गर्भगृह 3 प्रकार के होते हैं, संदर किस्म जिसमें प्रदक्षिणा पथ नहीं होता है, निरंतर किस्म जिसमें प्रदक्षिणा पथ नहीं होता है, सर्वतोभद्र जिसमें चारों तरफ से प्रवेश किया जा सकता है। नेक्स्ट, मंदिर स्थापित का दूसरा मुख्य अंग होता है मंडप। पहला होता है गर्भगृह, दूसरा होता है मंडप। मंडप क्या होता है, गर्भगृह के सामने होता है। गर्भगृह के सामने का जो मुख्य कक्ष होता है उसे मंडप कहते हैं। और यहां पर क्या होता है, यहां पर भक्तगण एकत्रित होते हैं। यानी मंदिर में अगर कोई पूजा पाठ या क्रियाकलाप हो रहा है तो क्या होता है, वहां पर जो भक्तगण होते हैं वो वहां पर एकत्रित हो सकते हैं। तीसरा जो अंग है वो है शिखर। शिखर गर्भगृह के ऊपर या मंडप के ऊपर, इन दोनों के ऊपर ही बनाया जाता है। मैंने डिस्क्राइब कर दिया है कि भाई शिखर क्या होता है, दोनों के ऊपर बनाया जाता है। चौथा होता है वाहन। वाहन यानी सवारी। जो मुख्य देवता होता है उसकी सवारी या उसका जो वाहन होता है उसको भी मंदिर में बनाया जाता है। जैसे नंदी, शिव का मुख्य वाहन कौन है, नंदी है। विष्णु का मुख्य वाहन कौन है, गरुड़ है ना। ऐसे ही हर देवता के अपने अपने वाहन है। जैसे कार्तिकेय का वाहन मोर है, गणेश का वाहन चूहा है ना। तो इनकी भी क्या है, मूर्ति बनाई जाती है। गर्भगृह के सामने थोड़ी दूरी पर ये मूर्ति बनाई जाती है, तो इसे वाहन या सवारी कहते हैं। तो मंदिर निर्माण में या मंदिर के 4 प्रमुख अंग होते हैं, एक गर्भगृह, दूसरा मंडप, तीसरा शिखर और चौथा वाहन। तो ये मंदिर के मुख्य अंग हो गए। मंदिर निर्माण की तीनों शैली हो गई। और मुझे उम्मीद है कि आज आपके दिमाग में पूरी तरीके से ये क्लियर हो गया होगा कि भारत में मंदिर निर्माण की जो शैली है, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली, इनमें क्या डिफरेंस है, इन तीनों की क्या खासियत है ना। और इसे अच्छे से आप लोग समझ गए, है ना। थैंक यू। आज हम अपना ये क्लास यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आपसे मेरा आग्रह है, विनम्र आग्रह है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यानी इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको क्या होगा कि जैसे ही नया जो भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।